अम्मा आज आपको बहुत गहरी नींद आने वाली है। मुझे अगर तुम्हें बदनाम करके यूं सब कुछ करना होता ना, मैं कब का कर चुका होता। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत इज्जत के साथ ब्याह कर अपने घर लाना चाहता हूँ। और हादिया, यकीन करो खसारे फिर भी कभी ना कभी पूरे हो जाएंगे। मोहब्बत चली गई ना तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। रोना इतना आसान थोड़ी होता है कि हर किसी के सामने रो लिया जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते बेटा, दुख और बढ़ जाता है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। और क्या किया जाए हम? दुख वक्त से पहले इंसान को बड़ा बल्कि बूढ़ा कर देते। अगर वो गरीब होता ना तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाती। अगर वो माजूर होता तो मैं तुम्हारे बाप की मिन्नतें करती, उसके आगे हाथ जोड़ लेती मैं। लेकिन एक मुजरिम के लिए मैं अपने शौहर की नाफरमानी नहीं करूंगी। हादिया बेटा, इस तरह से अगर गुस्सा कम होता ना तो शहर की हर सड़क किरची किरची होती और मुसाफिरों के दिल नहीं पैर जख्मी होते। यहाँ तो हर शख्स से किसी ना किसी का डसा हुआ है। पता है, अगर महबूब की तस्वीर जुदाई के दुख को कम कर सकती ना तो यहाँ हर कोई गले में महबूब की तस्वीर डाले घूमता। क्योंकि हर शख्स ने किसी ना किसी से मोहब्बत तो की है। हाँ, मैंने भी की। यही पूछना चाह रही थी ना तुम। ये शख्स जिससे तुम शदीद नफरत करती हो, ये मेरी मोहब्बत की निशानी। कभी इंसाफ के तराजू में जब अपने दुखों का वजन करो ना तो एक पलड़े में मेरे गम भी रख लेना और फिर बताना मुझे कि किसका वजन ज्यादा। तस्वीर तोड़ने से तस्वीर वाले को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो, क्या बात है? दवा लेकर आया हूं आपके लिए। रात भर खांसी होती है ना आपको, ये पी लीजिएगा, खांसी रुक जाएगी। ऐसा ना हो फिर आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़े। आपकी बहू को तो आपका ख्याल नहीं होता है, सोती रहती है रात भर। एक मैं हूं इस घर में जिसे आपका ख्याल है। पी लीजिएगा याद से।
सरवत कितनी अच्छी खातून है ना। जैसे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, माजरत करने के लिए आ गई। हालांकि गलती उनकी नहीं थी, बदकिस्मती ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। खैर छोड़ो, जख्म कुरेदने से जख्म नासूर बन जाता है। क्या किया जाए सराज साहब, औलाद चीज ही ऐसी होती है। ये साहिल कहाँ रह गया? आज काफी देर नहीं हो गई उसे? वो तो कब का आ गया, लेकिन सरवत और बतूल के सामने मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, और परेशान भी बहुत लग रहा था वो। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ उसे, ना खाया ना पिया, बस सीधा अपने कमरे में चला गया। आज फिर ऐसा क्या हो गया? मैंने पूछने की कोशिश की थी उससे, लेकिन वो टाल गया। मैं पूछता हूँ। जी। तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही मैडम बतूल, किस वक्त लगता है कि जा रही हो और किस वक्त महसूस होता है कि वापस आ गई हो। ख्याल में आओ तो हकीकत का गुमान होता है और हकीकत में आओ तो ख्वाब लगती हो। अरे मामू खैरियत? आप बेटा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं मामू जान। बतूल के आने की वजह से डिस्टर्ब हो गए हो? नहीं तो। देखो साहिल, फिर मैं उसे मना कर देता हूं, वो हमारे घर नहीं आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है मामू जान, असल में आज मुझे काशान मिला था, बस इसी वजह से परेशान हूं। काशान से? अब क्या कर रहा है वो? मामू जान, उसे यकीन की हद तक शक हो चुका है कि पुलिस ने आपकी निशानदही करने की वजह से उसे गिरफ्तार किया है। आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी जब ये ऐसा किया, लेकिन ये मैंने बतूल की शादी से पहले किया था, इसीलिए सोचा था कि शादी से पहले पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और पुलिस वक्त पे ना पहुंच सकी। हाँ मामू जान, तकदीर हमेशा इंसान की सोच का उलट करती है, और काशान जैसे लोग हमारी बदनसीबी से मिलकर हम जैसे लोगों का तमाशा बनाते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब वो कमबख्त क्या तमाशा करेगा। मामू जान, अगर उसे यकीन हो गया कि पुलिस आपकी मदद से उस तक पहुंची है, तो वो आशिर को बतूल से बदगुमान करने की पूरी कोशिश करेगा। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आशिर की माँ आज इसीलिए आई थी, उसे बतूल पे पूरा यकीन है। मामू जान, मैडम सरवत जितनी अच्छी खातून है ना, आशिर साहब उतने ही कानों के कच्चे हैं, और अगर काशान आशिर साहब तक पहुंच गया तो मामला खराब हो जाएगा। किस कदर बेवकूफ़ी की मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता। मर जाना चाहिए था ऐसे मरदूद को। मेरी ज़रा सी भूल की वजह से मेरे माँ बाप और बहन को क्या क्या ताने मिल रहे होंगे। आप प्लीज ये सिरप मत पिए। क्यों? वो किस लिए? बस मेरा दिल कह रहा है आप ये सिरप मत पिए। इसलिए कि काशान लेके आया। ऐसे भी क्या बदगुमानी, बेटा है मेरा, वो जहर तो नहीं देगा ना मुझे? कुछ नहीं होगा।
परेशान ना हो, कुछ नहीं होता मुझे। क्या हुआ अस्मा बेगम? क्यों उसे याद करके रो रही हो जो हमारी थी ही नहीं? वो आई थी आज। मैंने आपसे झूठ बोला था। कि कोई लड़की आई थी। हाथी आई थी और वो आपको, अपने बाप को तलाश करने के लिए आई थी। लेकिन मैं रो इस वजह से रही हूं कि मैं कितनी बेबस हूं। अपनी बेबसी में रो रही हूं मैं उसको रोक लेना चाहती थी और वो भी रुकना चाहती थी मेरे पास, लेकिन ना ही मैं उसको रोक सकी और ना ही वो रुक सकी। मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। मर गई है वो हमारे लिए। मर गई होती ना तो सब्र भी आ जाता मुझे, लेकिन वो जिंदा है सराज अहमद, जिंदा है वो। उधर भी इधर भी और तुम्हारे अंदर भी। तुम तो अपने गुस्से में अपने अंदर उसको छुपा लेते हो। बताओ मैं कहां जाऊं, कहां छुपाऊं उसको अपनी इस चादर में जिसे वो अपने पैरों तले रूंध कर चली गई। भूल जाओ उसे अस्मा बेगम, भूल जाओ। आप क्यों नहीं भूल जाते उसे? क्या मुझे दिखाई नहीं देता? क्या आप उसके इंतजार में दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं और उसकी राह तकने लगते हैं आप? क्या हाथी आएगी, वो घर पे आए और आपको दुकान पे घबराहट होना शुरू हो गई। दौड़े दौड़े चले आए। गलत फहमी है तुम्हारी, मैं उसकी नहीं। अपनी गई इज्जत की राह देखता हूं। इज्जत? इज्जत जैसी खुदगर्ज चीज लौट के कहां आती है सराज अहमद? ये तो बेचारी बेटियां ही होती हैं जिनको जितना भी बेइज्जत करके घर से बाहर निकालो लौट के वापस आ जाती है। तुम क्या जानो अस्मा बेगम, मैंने भी जब उसे जाते हुए देखा तो यूं महसूस किया जैसे वो मेरे पास अभी आ जाएगी और मुझसे बातें करेगी, अपनी दिन भर की शरारतों के किस्से सुनाएगी। अम्मा तो अब तक सो गई होगी।
अम्मा सो गई? सो गई? वो तो ऐसे जैसे बेहोश हो गई। क्या दिया था तुमने उन्हें शरबत? कुछ नहीं, नींद की दवा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? तुम्हें अब भी अंदाजा नहीं हुआ? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किस हद तक जा सकता हूँ। मैं ना देखूं तो मर जाऊं, और तुम्हें देखता हूं तो मर जाने को जी चाहता है। अभी तो मिलकर आई हो तुम मुझसे, फिर यहाँ इतनी उदास खड़ी रो क्यों रही हो? साहिल ऑफिस से अभी तक घर वापस नहीं आया था। एतबार नहीं मुझ पे तो आंटी से पूछ लें। एतबार होता आपको मुझ पे तो खैर अभी बात ही ना करते। अच्छा, तो मतलब उदासी इस बात की है कि वो घर पर नहीं था? ऐसी बातें करके मेरी तजलील ना करें आप। ये बाबा को लेकर परेशान हूं मैं। अच्छा, क्या हुआ है उन्हें? आप नहीं समझेंगे। क्यों? मैं बच्चा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन जब आप एक बेटी के बाप बनेंगे तो ही इन जज्बात को समझने के काबिल होंगे। इसी बात का तो डर है मुझे कि अगर हमारे यहाँ बेटी पैदा हो गई और वो तुम्हारी बहन जैसी निकली, तब क्या करूंगा मैं? मेरी नजरों में तुम्हारी कदर, तुम्हारी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो तुम्हें अपना कोई ख्याल या भूली सी याद समझ रहा था। ठीक ही समझ रहे हो, याद ही हूं एक जो ना अपनी ख्वाहिश से आती है और ना अपनी मर्जी से बुलाई जा सकती है। आप मुझे माफ नहीं कर सकती? घर की दहलीज पार करने वाली औरत, उसकी ये गलती 7 पुश्तों को भुगतनी पड़ती है। हादिया बेटा, एक बात कहूँ, मानोगे? जी कहिए। काशान के बारे में क्या सोचा है तुमने? काशान मेरे दिल से उतर चुका, नजरों से गिर चुका है। तो फिर अपने बाप के घर लौट जाओ,
जिस घर को मैं अपने हाथों से आग लगाकर राख का ढेर कर कर आई हूँ, वहां मेरे रहने की जगह नहीं है। तो क्या तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हारे बाप का दिल भी? को अंदाजा भी नहीं कि मेरी एक भूल की वजह से मेरे बाबा के दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। आज भी बेख्तियार उनकी नजरें दरवाजे की तरफ उठती होंगी कि शायद तुम लौट आओ। मैं अब उनका सामना नहीं कर सकती। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, बेटी हो मेरी। मैं नाश्ता बनाती हूँ, मिलके दोनों नाश्ता करेंगे। नहीं, अब आप किचन में नहीं जाएंगी। आज से किचन मैं संभालूंगी। आप मुलाजमत भी करें, किचन भी संभालें, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तुम चांद थी हादिया, और चांद झील में झांकता हुआ बहुत अच्छा लगता है। अगर तुमने एक जलते तंदूर में झांकने की कोशिश की, और चांद को जलता कौन देख सकता है? सभी सहेंगे समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। चाय क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? नहीं, कुछ नहीं। मुझसे कोई गलती हुई है? तुम इतनी मुनाफिकत क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुनाफिकत नहीं कर रही, अपना फर्ज निभा रही है। कौन सा फर्ज? जिसका हुक्म मिला है। माँ ने कहा है ना तुमसे ये सब करने के लिए। माँ और मजहब दोनों ने ही खावन की ताबेदारी का कहा है। ताबेदारी वहां अच्छी लगती है जहां दिल और दिमाग एक ही सिमत में हो, लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग तो कहीं और है। सॉरी, आपको गलत फहमी है। मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों सारे हालात और रिश्तों को कबूल कर चुका है। इस घर से कोई इल्जाम लगवा कर नहीं जाऊंगी मैं। अगर आपके दिल में कोई बात है तो इजहार कर दीजिए। आपके कपड़े आयरन करवाने दिए थे, लेकर आती हूँ। इसका मतलब तुम्हारी भी शादी मजबूरी में की गई है और मेरी भी शादी मजबूरी में। मैंने तुम्हारी बेवफाई की वजह से शादी की है, और मैंने तलाक लेकर इस मजबूरी में की गई बेवफाई का अजाला कर दिया। आंटी मैं जा रही हूँ। अम्मा से क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछ के जाओ ना। तुमने मुझे धोखा दिया और उन्होंने मुझे सहारा। अच्छा नहीं कर रही है ये तो। तुमने जितना अच्छा किया वो तो मैं कर भी नहीं सकती। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, तुम्हारे सामने झुक जाऊं? हाँ? तुम झुको, अकड़ो, लेटो, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये मत भूलो कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रह रही हो। जा रही हो बेटा तुम? जी आंटी। ख्याल से जाना। आप कहें तो मैं छोड़ाऊं आपकी बहू को? खुद ही पूछ लो। बेगम, छोड़ाऊं? अल्लाह हाफिज आंटी, मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा। हटो यहाँ से। अम्मा ये सब क्या है? मैं अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहा हूँ। तुम इसी रवैये के काबिल हो? एक तो आपका ये सौतेला बनना मुझे समझ नहीं आता। मुश्किल होगी अपने घर में रहना। काशान, जिस मुश्किल में तुमने मुझे डाला हुआ है ना, वो मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। वैसे वो खांसी का शरबत अच्छा था जो तुम रात को लेके आए। बहुत गहरी नींद सोई मैं। ये लीजिए, आपके कपड़े आयरन हो गए हैं।
तुम्हें मुझे आप कहकर क्यों बुलाती हो? मुझे अच्छा लगता है आपको इज्जत से बुलाना, आपको इज्जत देना। तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि आज मैं ये कपड़े पहनूंगा? दिल की बातें अब एक बिजनेसमैन को कैसे समझाऊंगी? तो ये बातें समझने के लिए मुझे क्या करना होगा? मोहब्बत, क्योंकि जो करनी पड़े वो तो फिर मजबूरी होती है ना। तो फिर तुम क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? कर नहीं रही, मुझे हो गई है। किससे? उससे जिसके लिए मैं दिल से खिदमत करती हूँ। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे मजीद झूठ मत बोलो तुम। मैंने बहुत पहले ही तुम जैसी लड़कियों पर एतबार करना छोड़ दिया था। और ये जाओ, ले जाओ, नहीं पहनने मुझे ये कपड़े। मैं वही कपड़े पहनूंगा जो मेरे दिल में आएंगे। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप वही कीजिए। क्योंकि मर्द, महबूब, वो तो बाख्तियार होता है, जो दिल में आए कर सकता है। ये मुझे जीतने की कोशिश कर रही है, शायद मुझे जीत भी रही है। तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? कभी कभी दिल भर आता है साहिर। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो, शायद उतनी मोहब्बत मैं तुम्हें कभी ना दे सकूं। मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना उसकी यादें मुझे मार डालेंगी। अरे कौन? खोल रही हूँ दरवाजा, सबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैंने पहचाना नहीं आपको। हाँ, मुझे नहीं जानती, मैं साहिल की फ्रेंड हूँ। अच्छा, साहिल की फ्रेंड। तो बेटा अंदर बैठ के बात करते हैं, साहिल वैसे घर पे नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी में आंटी, फिर आ जाऊंगी। आप घर पे अकेली हैं क्या? वो साहिल की तो शादी हो गई थी ना, उसकी वाइफ नजर नहीं आ रही। नहीं बेटा, अभी तक साहिल की शादी नहीं हुई। अच्छी लड़की मिलेगी तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी जब साहिल घर पे होगा। अरे बैठो तो। नहीं नहीं। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। बतूल, आशिर ऑफिस चले गए? जी, वो तो चले गए थे टाइम से। अच्छा बेटी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो कुछ पूछना चाहती हूँ। आप बेटी कहती हैं, बेटी बनाकर घर लाएं और फिर मुझसे इजाजत मांगने की क्या जरूरत है आपको? बेटी से भी इजाजत मांगने का हुक्म है। पूछिए, क्या पूछना है आपको? आशिर का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? अब तुम्हें उससे कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, आपने ऐसा क्यों सोचा? बेटी, आशिर गुस्से का तेज है, मगर दिल का बुरा नहीं है। जानती हूँ।
अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत हो ना तो मुझे आके बताना, मैं के जाके घर वालों को परेशान ना करना। जी। अच्छा, अब हमें कहीं जाना है तो मैं ड्राइवर से कह रही हूँ वो गाड़ी लेके आ जाए, तुम आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम? वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम नहीं, आप जनाब से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। अब मैं आपका दामाद हूं। वैसे भी बड़ी मन्नतों मुरादों से आपने अपनी बेटी का निकाह मुझसे करवाया था, याद है? मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की, दफनाया है उसे। सिराज अहमद, वो मेरा घर है, कब्रिस्तान नहीं। जहाँ सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक गुनाह और जराइम होते हों, वो घर नहीं कब्रिस्तान कहलाता है। जहाँ नाफरमान औलाद को दफनाया जाता है। तो तुम कौन सा दूध के धुले हो, बताओ मुझे। सारा दिन लोगों को लूटते रहते हो, मुनाफा कमाते हो, उनसे जखीरा अंदोजी करते हो और साथ साथ मकबरी भी करते हो। बल्कि यूं कहो कि झूठी गवाही देते हो। क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहां से। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। देखा था तुमने मुझे मस्जिद से पैसे लूटते हुए। खाओ कसम। मैंने ऐसा कब कहा है? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम ही थे जिसने मेरी मुखबरी की थी और पुलिस ने मुझे उठा लिया। मारा मुझे पुलिस ने और मुझसे 10 लाख रुपए भी ले लिए। पुलिस की मार का बदला तो मैं तुम्हारी उस बेटी हादिया से ले ही लूं। और जो 10 लाख रुपए मेरे गए ना, 10 की जगह 20 लाख रुपए तुम्हारा पेट फाड़ कर निकलूंगा मैं। और हाँ, याद आई एक और बात। तुम्हारी उस बड़ी बेटी ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था ना, आज तक याद है मुझे। आशिर से उसके मुंह पे तलाक का ऐसा थप्पड़ खिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। मेरे खिलाफ गवाही देना खाला जी का घर समझा था तूने। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं।